सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने ना किया हो। यूँ शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर ज़रूरत और आग्रह के विवश होकर एक दो नहीं 5 शादियाँ की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला ना हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। यह धन संपत्ति, यह ठाट बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होगा, मेरे बाद इनका क्या होगा, कौन इसको भोगेगा। यह ख्याल बहुत अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़की को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कसमकस हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़की को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा न थी। बला का जहीन और तमीज़दार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर उसे एक प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फ़र्ज़ था कि उससे नफ़रत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के सी मोहब्बत करते। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक़ किया तो उसका भी इंतज़ाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। सहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील-डॉल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति शेख मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो गया। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज़्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा। उसकी ज़िंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज़्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं, तुम जल्दी लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज़ छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ। आखिर इंसान ही था, मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिली-जुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे ना पड़े, वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसका साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगेंगे। सेठानियाँ भी उसके साथ गैरों सा बर्ताव न करेंगी। मुमकिन है मझली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह वह इस फायदे को उठा सकता है। उसके स्वाभिमान ने यह गवारा न किया कि जिस घर में वह मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से ज़िंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि यहाँ रहना मुनासिब ना है, ना मसहलत। मगर जाऊँ कहाँ। न कोई ऐसा फ़न सीखा,
न ऐसा कोई इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती है जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहें। जीविका बनकर वे किसी सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए ऐसा कोई मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा था। उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफ़ें क्यों कर झेली जाएंगी? वह मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं। मगर इस फिक्र में मैं अपनी जान क्यों गंवाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने ज़बरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है, अब वही इसके जिम्मेदार हैं, मुझे इस कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नज़र न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया, पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीक़ों को देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करके चाहिए। अगर रईसी की भी इनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हैं तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊँ जहाँ किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में ज़िंदगी बसर की जाए। यह जानने और पहचानने वाले की कनखियाँ और कनबत्तियाँ हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में ज़िंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खन लाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थीं। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया, जाना तो बहुत दूर है, मगर यही रात हो गई, यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा। मालिन, चले जाओ, सेठ जी की धर्मशाला में बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी सहयोग ना हुआ, कोई हर्ज ना हो तो यहीं पड़ा रहूं, यहाँ कोई रात को रहता है? मालिन, भाई मैं यहाँ ठहरने को ना कहूँगी, यह बाई जी की बैठक है, झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं, कहीं देखभाल लें तो मेरे सिर में एक बाल भी ना रहे। मगनदास, बाई जी कौन है? मालिक, यही सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई। मगनदास, ये गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ है ही कौन, फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती हैं। मालिन, भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं, वे शौक ना करें तो हमारा तुम्हारा निबाह कैसे हो? और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लौंडियाँ हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है। वो अपनी आँखों देखा, आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आँखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं, लक्ष्मी के बस में सब कुछ है,
मगर अकेली जान पर 10 लोंढियाँ, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी है तो कोई क्या करे। कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी, चाहे तो मुंह देख लो उस पर। हवा खाने जाती है, एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती है, एक मैम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं। कागज़ पर ऐसी मूरत बनाती है कि अब बोली और अब बोली। दिल की रानी है बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगन दास के गोद लिए लड़के से ब्याह हुआ, मगर राम जी की लीला 70 वर्ष के मुर्दे को लड़का दिया। कौन पति आएगा। जब से यह सुनावनी आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है, बाप ने देख लिया, समझाने लगे लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हूँ दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे। नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए और पूतो फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो, यहाँ मेरा निभाव न होगा। इंदिरा तो रईसजादी है, तुम इस काबिल नहीं कि उसके शौहर बन सको। मालिन से बोला, तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात तो काटनी ही है, किसी तरह कट जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए तो पुआल ही बहुत है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और अब उसका पति आवारा की तरह मारा मारा फिर रहा है, उसे रात काटने का ठिकाना भी नहीं है। शेष कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे।